Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss nucleic acid hybridization. We have already discussed probes. So we are well aware of that they are short stretches of nucleotides around 18 to 22 nucleotide long, and they are single stranded. Usually they are labeled with any fluorescent or chemiluminescence or radioactive markers so that we can trace where our gene of interest is or where our fragment of interest is. Anyhow, when we do this whole procedure जिसमें हम प्रोब की हेल्प से किसी टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, टारगेट आमतौर पे एक हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच में मौजूद होता है जो कि कॉम्प्लेक्स भी होता है, हेट्रोजेनस भी होता है नेचर में, मींस के उसमें ढेर सारे, लेट्स से अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर। और अगर हम उसमें कोई एक जीन तलाश करें जो कि किसी एक क्रोमोसोम के पर रिजाइड कर रही है, मे बी उसके पी आर्म पे रिजाइड कर रही है या उसके क्यू आर्म पे रिजाइड कर रही है, तो अगर उस सिंगल जीन को हम ढूंढना चाह रहे हैं तो फिर हम प्रोब की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, प्रोब हमें वहाँ पे सिग्नल देगा जहाँ पे हमारी जीन मौजूद होगी। एनी हाउ, जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि द होल प्रोसेस जिसमें हम प्रोब की हेल्प से टारगेट डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की टर्म हमारे लिए नई नहीं है, हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको पढ़ चुके हैं और जेनेटिक्स में भी इसको पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप कोई हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड का मतलब होता है दो अलग तरह की चीज़ें जो कि कंबाइन हो रही हैं। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल तो सेम है, लाइक दोनों मॉलिक्यूल्स डीएनए है, लेकिन एक सिंथेटिक इन नेचर हो सकता है, एक किसी और ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, और दूसरा जो आपका टारगेट है वो किसी और ओरिजिन का या किसी और पॉपुलेशन या किसी और स्पीशी या ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। सो जब इन दो डिफरेंट सोर्स ऑफ डीएनए को हम कंबाइन करेंगे बेस्ड अपॉन कॉम्प्लीमेंटारिटी, तो ये हमारी न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड प्रोब्स या डबल स्ट्रैंडेड टारगेट जो मौजूद होता है, उसको पहले हम किसी भी ट्रीटमेंट की हेल्प से सिंगल स्ट्रैंड करते हैं। द ट्रीटमेंट कुड बी इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इट कुड बी चेंज इन पीएच, और इट कुड बी द यूज़ ऑफ सॉल्ट्स। सो इनमें से कोई भी टेक्निक यूज़ करके हम पहले डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम इनको आपस में मिक्स करते हैं ताकि बेस्ड अपॉन कॉम्प्लीमेंटारिटी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द सेम स्लाइड विच आई यूज टू टीच ड्यूरिंग माई मोलिकुलर बायोलॉजी कोर्स। आप देख सकते हो इसमें कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आप टेम्परेचर अप करके, पीएच चेंज करके मेल्ट कराते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं। क्यों ब्रेक कर जाते हैं? क्योंकि टोटोमेरिक शिफ्ट्स हो सकती हैं पीएच चेंजेस की वजह से। एज अ रिजल्ट जो रेगुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर या एक्सेप्टर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे। दूसरी तरफ जब हम टेम्परेचर को या फिर पीएच को दोबारा से न्यूट्रल की तरफ मूव कराते हैं, तो हमारे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि मेल्टेड फॉर्म में मौजूद थे, दे अगेन हाइब्रिडाइज, दे अनील बैक, दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगेन between the two hydrogen bond donors and acceptors present on the basis. एज अ रिजल्ट आप इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। आप देखें तो ये टू वे प्रोसेस है, ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस विच आर देयर। Okay, look at the slide number 4. This is the slide which I have shown you during my probe talk as well. और इसमें आप देख सकते हो हमारे पास जो टारगेट डीएनए है वो हेट्रोजेनस नेचर का है, डबल स्ट्रैंडेड है। प्रोब भी हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है। इन दोनों को हमने पहले सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कराया, उसके बाद जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं एंड वी आर अलाउइंग इट टू री अनील, तो देयर कुड बी थ्री पॉसिबिलिटीज़। वन पॉसिबिलिटी इज़ कि हमारे पास जो टारगेट डीएनए है वापस से अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री जो उसका पार्टनर था उसके साथ हाइब्रिडाइज कर जाए। सो द फर्स्ट सिचुएशन इज़ द वन विच वी डोंट वांट।
थर्ड सिचुएशन देखें तो आपको नज़र आएगा कि प्रोब बैक टू प्रोब हाइब्रिडाइज कर रहा है। अगेन दिस इज़ अ सिचुएशन विच वी डोंट नीड। ओनली द सेंटर पोजीशन जो हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी मौजूद है, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब इज हाइब्रिडाइजिंग विद द सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट, जिसको हम प्रोब टारगेट हीटरोडुप्लेक्स भी कह सकते हैं। दिस इज द वन विच वी नीड। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस पे काम किसने किया? द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन इट was प्रोफेसर सर एडविन सदरन। और चूंकि उनके नाम में सदरन था तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को सदरन ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाया जाने लगा। इसके बाद इस पर्टिकुलर टेक्निक में डीएनए प्रोब्स को डीएनए टारगेट के साथ ही हाइब्रिडाइज कराया जाता है। बट इसके बाद जो टेक्निक्स डेवलप हुई जिसमें डीएनए आरएनए को हाइब्रिडाइज कराया जाता है तो उसमें सदरन के टक्कर पर उसको नदरन का नाम दे दिया गया। और फिर जब प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को डेवलप किया गया तो उसका नाम वेस्टर्न कर दिया गया। चूँकि यही तीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल हैं, तो इन्हीं को हम सदरन, नदरन और वेस्टर्न कहते हैं। इसके अलावा कोई मौजूद नहीं, अदरवाइज हम उसका नाम ईस्टर्न रख देते हैं। जोक्स अपार्ट, अब वापस आते हैं प्लॉटिंग टेक्निक की तरफ। साइड पर आप देख सकते हो फॉर्सेप की हेल्प से एक ब्लॉटिंग पेपर को रखा जा रहा है जेल के ऊपर। एंड इट इज़ एज सिंपल एज दिस कि आप अपनी जेल के ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रखें, आपके पास अप्रोप्रिएट बफर्स मौजूद हों, आपके पास एब्जॉर्बेंट पेपर्स हों, वेट मौजूद हो, एंड दिस होल setup will actually cause the DNA to move from the gel towards the blotting paper, towards the upper side, और ये सारी मूवमेंट हो रही होती है कैपिलरी एक्शन के वाया। आगे मैं आपको इसको डिटेल में भी दिखाऊंगी, बट राइट नाउ आप सिर्फ यही समझ लें कि इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक विच कैन बी एक्सपीडाइटेड, और हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में हम इसको बहुत थोड़े टाइम में कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें स्लाइड पर जो मैंने अभी आपको बताया, सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सी इन सीशू हाइब्रिडाइजेशन एंड द कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। Southern blot is for DNA hybridization, northern blot is for RNA DNA hybridization, and western is for protein जिसमें आप antibodies यूज करते हैं। In situ represents real situation, ठीक है। इन सीशू इज फॉर इन द रियल सिचुएशन। तो जब आप किसी भी प्रोब को एक लिविंग सेल या टिश्यू में हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो चूंकि आप रियल सिचुएशन में क्रोमोसोम्स या टिश्यूज़ के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे होते हैं, तो इसलिए इसको इन सीशू हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इसमें और भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसमें फ्लोरेसेंस आप यूज़ करते हैं, और उस टेक्निक को फ़िश कहा जाता है। ये इश कहलाती है और वो फ़िश कहलाती है फ्लोरेसेंस इन सीशू हाइब्रिडाइजेशन। देन यू कैन ऑल्सो सी कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आप अपनी बैक्टीरियल कॉलोनीज़ में प्रोब की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन आप लाइब्रेरी स्क्रीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा वेक्टर स्क्रीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि वेदर योर पर्टिकुलर कॉलोनी कंटेन्स योर टारगेट जीन इंसर्ट और नॉट विद इन द वेक्टर। फिर आप माइक्रो एरेस को देखें तो माइक्रो एरेस भी एक सॉर्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड नंबर 7 पर आप देखें तो ये हमने प्रोब से भी डिस्कस किए। दोबारा देख लें कि आपके पास जो भी प्रोब होगा वो कॉम्प्लीमेंटारिटी की बेसिस पर हाइब्रिडाइज करेगा। इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो प्रोब है वो हमारे बी स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंटारिटी की बेसिस पे हाइब्रिडाइज कर रहा है। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फैक्ट। आपको यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे प्रोब नज़र आ रहा है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे टारगेट डीएनए नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जो टारगेट सीक्वेंस है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के बजाय 5 प्राइम टू 3 प्राइम में गिवन हो, तो उस केस में आप पहले इसका रिवर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे, इसको चेक करेंगे। आप इसके रिवर्स कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से चेक करेंगे कि वेदर ये ट्रू मैच है विद योर प्रोब और नॉट।
फिर इस फिगर में आप देखें, फिगर नंबर 8 में आप अपना टारगेट डीएनए को लेंगे, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कराएंगे. दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी नो हाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क, सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट हियर अगेन. Then you will apply it to individual wells on an agarose gel, and the concentration or the um, like resolving power of the agarose will vary depending upon आप जो है ना किस साइज की डीएनए फ्रेगमेंट्स को रन कर रहे हैं. अगर आप 3% एगरोज जेल यूज़ करते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है और वो बहुत स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी बहुत डिस्टिंक्टली सेपरेट कर सकता है. लेकिन अगर आप 2% जेल करेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन पावर ऑफ कोर्स 3% से कम है, बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड फॉर सेपरेटिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ अराउंड 25 बेस पेयर्स भी आराम से ये सेपरेट कर लेगा. लेकिन अगर आप 1% पे या 0.8% जेल पे जाते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत लो है. आप जीनोमिक डीएनए को आमतौर पर रिजॉल्व करने के जीनोमिक डीएनए को रन करने के लिए यूज़ करते हैं उसकी कंफर्मेशन पर्पसेस के लिए. अदरवाइज वो एक अच्छा मीडियम नहीं होता आपके 50 बेस पेयर, 100 बेस पेयर या 30 बेस पेयर डिफरेंसेस वाले डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए. एनी हाउ आफ्टर रनिंग द जेल आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो बेस्ड अपॉन द साइजेस दे विल गेट सेपरेट. और आपको पता है डीएनए चूँकि नेगेटिवली चार्ज्ड है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइक उसके जो एंड है उसकी तरफ मूव करेगा. After doing that, you have to denature the gel in alkali. Why we are going to do this? Because we don't want our DNA to be double-stranded anymore. क्योंकि हमने इसको हाइब्रिडाइज कराना है अपने प्रोब के साथ और उसके लिए हमारे टारगेट डीएनए को भी सिंगल स्ट्रैंडेड होना होगा. फॉर दैट हम इसको ट्रीट करेंगे अल्कलाइन सोल्यूशन में. आफ्टर दैट we will put a nitrocellulose या फिर nylon membrane on top of it, because that will be the surface on which we are going to capture our DNA which will be coming from the gel. दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आपने अपने प्रोब को रेडी करना होगा. आप प्रोब लेंगे, उस पर लेबल ऐड करेंगे विच कुड बी फ्लोरेसेंट, chemiluminescence or the radioactive label. I have also discussed it earlier that radioactive labels are not used anymore with much vigor or liking because of their health hazard properties. Anyhow, whichever label you have used with the DNA probe, if it is double stranded you have to first denature it. You can make use of heat because they are small fragments. उसके बाद आप इसको single strand करने के बाद you will hybridize it with the immobilized target DNA. और वो कैसे immobilize आपने किया हुआ है, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर आपने उसको कैच किया था और आफ्टर कैचिंग इट आप उसको हीट फिक्स भी करते हैं ताकि वो डीएनए अपनी अपनी पोजीशन पर फिक्स हो जाए. स्लाइड नंबर 9 पर आप देख सकते हैं कि you upon hybridization you will get either perfect match or there will be certain mismatches. The mismatch could be single mismatch or more than one mismatch. सो इन सारी कंडीशंस में हम देखते हैं कि हमारा जो टारगेट और प्रोब की हाइब्रिडाइजेशन है उसकी नेचर कैसी होगी. सो लुक एट द फर्स्ट सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ परफेक्ट मैच, 100% मैच. सो इफ़ यू आर यूजिंग अ कन्वेंशनल डीएनए प्रोब जिसके बीच में आपने इंटरनल लेबलिंग की हुई है तो 100% मैच पर वो बिल्कुल स्टेबल होगा. सिमिलर टू if you have used oligonucleotide probe जिसके 5' एंड पर आपका लेबल मौजूद है. सो बोथ सिचुएशन पे परफेक्ट मैच में हमारे पास स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन होगी. When it comes to a single mismatch जो कि अलीलिक हो सकता है, which could be because of a SNP or a mutation, डिटेक्शन के लिए अगर आपने उसके अगेंस्ट प्रोब्स डिज़ाइन किए हुए हैं तो सिंगल मिसमैच पर जो हमारे कन्वेंशनल डीएनए प्रोब है वो स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, मेकिंग देम अनसूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग सच म्यूटेशंस और अलीलिक वेरिएशंस. जबकि दूसरी तरफ आप ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब को देखें तो वो अनस्टेबल होता है इवन एट अ सिंगल मिसमैच. रिमेंबर इस अनस्टेबिलिटी को फर्दर एम्फेसाइज किया जाता है बाय गिविंग हाईली स्ट्रिंजेंट हाइब्रिडाइजेशन कंडीशंस. मतलब आपने बहुत उसको स्ट्रिक्ट कंडीशंस देनी है ताकि सिंगल मिसमैच पर भी वो स्टेबल हाइब्रिडाइज ना करे. सिर्फ तभी वो स्टेबल हाइब्रिडाइज करे जब उसके पास 100% मैच हो. आगे देखें,
आपके पास जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब है वो तो सिंगल मिसमैच पर ही अनस्टेबल है। सो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उसको 2 या उससे ज़्यादा मिसमैचेस पर भी देखें और वो स्टेबिलिटी देगा, इसलिए हमने उसको डिस्कशन से आउट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप कन्वेंशनल डीएनए प्रोब को देख रहे हैं, व्हेन इट विल रीच 20% मिसमैच, ओनली देन इट विल शो कि हमारे पास स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होनी शुरू हो रही है। लेकिन still, even at 20% mismatch, it will give stable hybridization अगर आपके पास hybridization condition ज़्यादा stringent नहीं है, या फिर आप इसको यूँ भी कह सकते हैं at reduced or less stringent hybridization conditions, the conventional DNA probe will show stable hybridization even at 20% mismatch. This is the overview of nucleic acid blotting and hybridization reaction. You have to first immobilize the nucleic acids, and it will be same for whether you are using southern blotting, northern blotting, dot blotting or colony or plaque लिफ्ट, कुछ भी कर रहे हैं आप, इन सब पे आपको सबसे पहले डीएनए को या फिर न्यूक्लिक एसिड अगर आरएनए है तो आपने इसको इमोबिलाइज करना है ऑन अ सॉलिड सरफेस। इमोबिलाइज का मतलब ये होता है कि आप उसको फिक्स कर दें, वहाँ पे पक्का कर दें। इमोबाइल का मतलब क्या होता है? एक जगह खड़े हो जाना, फ्रीज हो जाना। तो यही हम करते हैं फॉर आर न्यूक्लिक एसिड्स, कि वो वहाँ पर फिक्स हो जाए, वहाँ पे वो एक पक्की पोजीशन एक्वायर कर लें। देन वी गो फॉर प्री हाइब्रिडाइजेशन स्टेप्स, और फिर उसके बाद हम अपने डीएनए, जो भी लेबल डीएनए या आरएनए प्रोब है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू आवर रिएक्शन पाउच, जिसमें हमने अपना हाइब्रिडाइजेशन वाली मेम्ब्रेन डाली हुई है। देन द हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन टुक प्लेस, या फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको वॉश करते हैं ताकि जितने भी अननेसेसरी या अनवांटेड प्रोब मौजूद है वो वॉश हो जाए। एंड आफ्टर दैट वी डिटेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ appropriate detection system. If we have used auto radiograph, if we have used radio labels, then we are going to use autoradiography scintillation counter. If we have used fluorescent probes, then we will go for the fluorescent microscopes. अच्छा, उसके बाद हम प्रोब को रिमूव करने के बाद अगर हमारे पास सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं आता तो हम उसके प्रोब को रिमूव करेंगे, और प्रोब रिमूव करने के बाद हम दोबारा से इसकी रीप्रोबिंग करेंगे ताकि हमारे पास सही सिग्नल आ जाए। ऑन दिस स्लाइड यू कैन सी कि हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ऑफ कोर्स किसी जीनोमिक डीएनए पे मौजूद है। हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको जेल पे रन करेंगे। जेल पे रन करने के बाद वी विल पुट द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ऑन टॉप ऑफ इट, and after that we will assemble the whole system